हेलो प्रिय छात्रों, आप सभी कैसे हैं। तो आप सबके लिए साइंस का एक और वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। तो इस सीरीज़ को आप लोग ठीक से देखिएगा और अपने पास कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा, जो काफ़ी मज़ेदार सीरीज़ होने वाला है ये। तो पढ़ते हैं हम लोग। पहला प्रश्न आज के सेशन का पहला प्रश्न क्या है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। देखिए, सबसे पहले देखिए, प्रकाश संश्लेषण जो भी हरे पेड़ पौधे हैं सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जड़ द्वारा मिट्टी से जल और खनिज लवण को लेकर ऊपर पत्तियों तक भेजता है, और पत्ती जो क्या करता है कि पौधों के लिए भोजन बनाने का काम करता है। ठीक है, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण में जो भी भोजन तैयार होता है वो क्या होता है, उसका ग्लूकोज होता है। वो क्या होता है, वो ग्लूकोज। तो पेड़ पौधों के लिए भोजन तैयार कौन करता है, पत्तियाँ करता है। ठीक है, इसलिए पेड़ पौधों का जो पत्ता सब होता है ना, पत्ती सब, उसको कहा जाता है उसको क्या कहते हैं, रसोई घर। मतलब पेड़ पौधों का रसोई घर किसको कहते हैं, तो पत्तियों को कहा जाता है रसोई घर। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ हरे पेड़ पौधे ही प्रकाश संश्लेषण करते हैं, पीले पौधे भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण जो करते हैं वो शैवाल करते हैं। ठीक है, लगभग शैवाल से हमको 85% ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब तक प्रकाश संश्लेषण का क्रिया नहीं हो पाएगा तो पेड़ पौधे जो है ना ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करेंगे, और ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करेंगे तो हम लोगों को सांस के रूप में ऑक्सीजन जो चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण का अभिक्रिया जो है, मतलब प्रकाश संश्लेषण करना पेड़ पौधों के लिए काफ़ी जितना जरूरी है उससे कई गुना ज़्यादा हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण सिर्फ हरे पेड़ पौधे ही नहीं करते हैं, जो पीला पीला पत्ता वाला पेड़ होता है वो भी प्रकाश संश्लेषण करता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण जो करता है वो करता है शैवाल। ठीक है, और शैवाल जो प्रकाश संश्लेषण करता है उससे हमको 85% के आसपास ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो सवाल क्या है हमारा कि प्रकाश संश्लेषण। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण करने के लिए सबसे मेन जरूरी क्या है कि सूर्य प्रकाश का होना जरूरी है। ठीक है, जब तक सूर्य प्रकाश नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण होगा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए वायु से क्या लेगा, वायु से लेगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लेगा, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए सबसे मेन जरूरी है आपका सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश तो है ही, उसके अलावा जो हमारा वायुमंडल है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेगा। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि जल जो है हमारा, जल को लेगा। पेड़ पौधे जो है अपने जड़ के द्वारा मिट्टी से जल और खनिज लवण लेता है। ठीक है, उसके बाद सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है, सूर्य प्रकाश, सूर्य प्रकाश रहेगा तभी प्रकाश संश्लेषण हो पाएगा। ठीक है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है, लोग ग्लूकोज का निर्माण करता है। क्या करता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है। ग्लूकोज क्या होता है, C6H12 और O6, ग्लूकोज का निर्माण कर देता है। अच्छा, उसके बाद ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है। क्या निकाल देता है आपका, ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है। ये जो ऑक्सीजन गैस है जिसको हम लोग सांस के रूप में लेते हैं ना, यही ऑक्सीजन है। ठीक है, तो देखें आप, जब तक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगा तो ऑक्सीजन गैस नहीं बनेगा, और ऑक्सीजन गैस नहीं बनेगा तो हम लोग सांस के रूप में जो ऑक्सीजन गैस लेते हैं नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है बोला है, कौन सी गैस आवश्यक है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस जरूरी है। अगर वो गैस नहीं रहेगा ना तो प्रकाश संश्लेषण का क्रिया नहीं हो पाएगा। तो कौन जरूरी है पहले, ये तो बाद में बना है, ये तो हमारा प्रोडक्ट बना है। ठीक है, ये क्या हुआ है, बाद में बना है। तो पहले क्या क्या कौन सा गैस का जरूरी था, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा गैस जरूरी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये आप बात याद रखिएगा आप लोग। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने के लिए कौन सा गैस जरूरी है, आवश्यक पड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड का। और ऐसे बोल दे आपको कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान, क्रिया के बाद कौन सा गैस मुक्त होता है, तो ऑक्सीजन। याद रखिएगा कौन सा गैस, ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण का क्रिया के बाद कौन सा गैस निकलता है, तो ऑक्सीजन निकलता है। और प्रकाश संश्लेषण का क्रिया करने के लिए कौन सा गैस चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ठीक है, अच्छा, अगर आपको ऐसा पूछ दे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए एक संतुलित समीकरण लिखिए, तो ये समीकरण को आप लोग लिख दीजिएगा। हालांकि ये संतुलित समीकरण नहीं है, यहाँ अगर हम लोग 6 लगा देंगे ना, यहाँ पर 6 दे देंगे, यहाँ पर भी 6 दे देंगे, और उसके बाद जो है जल है वहाँ पर भी 6 दे देंगे, तो प्रकाश, ये जो समीकरण होगा संतुलित हो गया। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आपको अगर बोले कि एक संतुलित समीकरण का उदाहरण दीजिए, तो इस समीकरण को आप लोग याद रख लीजिएगा। ये जो समीकरण लिखे हैं इसको आप लोग अपना कॉपी में लिख लीजिए या याद रख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक सवाल ये भी पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो मुख्य उत्पाद बनता है, मेन प्रोडक्ट बनता है, तो वो क्या है। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है, तो मुख्य उत्पाद जो है ग्लूकोज है। क्या है, ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है, ग्लूकोज, ये याद रखिए। ठीक है, उसके बाद एक और पूछ देता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो बाय प्रोडक्ट होता है वो क्या है, मतलब उपोत्पाद बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं,
उपोत्पाद। मुख्य उत्पाद अगर बोलेगा तो हमारा ग्लूकोज हो जाएगा, लेकिन उपोत्पाद अगर बोलेगा तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का जब क्रिया होता है तो उसके बाद एक उत्पाद बनता है और एक उपोत्पाद बनता है। तो उत्पाद बन गया मेरा ग्लूकोज और उपोत्पाद क्या बन गया हमारा, ऑक्सीजन। ये याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, अब एक सवाल और बनता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो ऑक्सीजन गैस निर्गत होती है, मतलब जो ऑक्सीजन गैस निकलती है, वो ऑक्सीजन गैस किससे प्राप्त होती है? क्या कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त होती है या हमारा जल से प्राप्त होती है? बताइए आप लोग, किससे प्राप्त होती है? तो ये जो है ना ऑक्सीजन जो निकला है वो जल के अणुओं का मतलब टूट करके, विघटन होकर के जल के अणु जो है उसको वो टूट करके क्या होता है, उसमें जो है कि ऑक्सीजन हमको प्राप्त होता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो रिएक्शन होगा, रिएक्शन होने के बाद जो ऑक्सीजन हमको मिलता है वो ऑक्सीजन कहाँ से टूट करके आता है, कार्बन डाइऑक्साइड से या जल से? तो याद रखिएगा, जल से। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए कितना सारा, एक ही सवाल में कितना सारा क्वेश्चन आपको डील करते जा रहे हैं। तो पहला एक सवाल ये देखिए, एक बार फिर दोबारा हम बोल देते हैं। देखिए पहला सवाल क्या है कि प्रकाश संश्लेषण करने के लिए जो है कौन सा गैस जरूरी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। ठीक है, अच्छा, दूसरा कि प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है उसके लिए समीकरण देना है। तो समीकरण ये लिखना है आपको 6CO2 + 6H2O। ठीक है, उसके बाद तीर का निशान दे देना है, सूर्य प्रकाश लिख देना है। उसके बाद क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, हमारा ऑक्सीजन निकलेगा। ये हो गया आपका समीकरण। अच्छा, इसमें क्या बोलता है एक सवाल और कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो मुख्य उत्पाद क्या है? तो मुख्य उत्पाद है आपका ग्लूकोज। अच्छा, उपोत्पाद क्या है आपका, ऑक्सीजन। अगले क्वेश्चन की तरफ, एक क्वेश्चन में 3 4 5 क्वेश्चन को हम लोग डील करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, उसके बाद एक बात बताइए कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? आप लोग जानते हैं, क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक बात और आप जानते हैं कि पत्तियों में छोटा छोटा छिद्र होता है, जिससे क्या होता है कि एक्स्ट्रा जल जो है ना, एक्स्ट्रा जल को पत्ती क्या करती है, पसीने की तरह बहा करके बाहर कर देती है। इसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला 2 नंबर प्रश्न है हमारा, 2 नंबर प्रश्न क्या है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का जो लाल रंग है ना वो किसके कारण होता है? तो देखिए रक्त जो है ना, मतलब रक्त के जो संगठक है, रक्त के संगठक क्या है, एक है द्रव अवस्था होता है, द्रव रूप है, एक द्रव अवस्था है, और एक क्या होता है, ठोस होता है। ठीक है, तो द्रव में होता है आपका प्लाज्मा और ठोस में होता है आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। देखिए इस चैप्टर में मतलब ये जो चैनल है हमारे चैनल में रक्त से रिलेटेड कंप्लीट वीडियो डाला गया है, उसको जाकर एक बार देख लीजिएगा ना, तो रक्त से रिलेटेड कोई भी सवाल आप नहीं छोड़िएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, आप रक्त से रिलेटेड देख लीजिए जाकर के कि जो रक्त है हमारा उसका जो लाल रंग होता है किसके कारण से होता है? तो रक्त का जो लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। याद रखिएगा, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है साथियों? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, ये जो हीमोग्लोबिन है ना, ये क्या करता है कि हमारे हृदय हृदय से जो रक्त है, रक्त जाता है फेफड़ा में, फेफड़ा में से क्या करता है कि ऑक्सीजन को लेकर के शरीर के विभिन्न अंगों तक भेजता है। ठीक है, ये हीमोग्लोबिन। ठीक है, और विभिन्न अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड को ला करके वापस कहाँ छोड़ता है भाई? तो फेफड़ों में छोड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा, मतलब इसको गैसों का परिवहन करने के लिए कौन जिम्मेवार है, ये भी याद रख, ये कह सकते हैं कि ये जो हीमोग्लोबिन है वो गैसों का परिवहन करता है। किसका? गैसों का परिवहन करता है। ये भी बात याद रखिएगा, गैसों का परिवहन करता है। गैसों का क्या करता है? परिवहन करने का काम किसका है भाई? तो हीमोग्लोबिन जो है गैसों का क्या करता है? परिवहन करता है। हमारे जो हृदय है वहाँ से क्या करता है कि फेफड़ा में लाता है, और फेफड़ा से ऑक्सीजन को लेकर के ये हीमोग्लोबिन शरीर के विभिन्न अंगों तक भेजता है, जहाँ जहाँ जिसका ज़रूरत पड़ता है, और विभिन्न अंगों से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वापस ला करके कहाँ छोड़ देता है? फेफड़ा में हमारा ला करके क्या कर देता है? छोड़ देता है। तो हम कह सकते हैं कि गैसों का परिवहन करने के लिए कौन जिम्मेवार है? ये हमारा हीमोग्लोबिन। ठीक है अच्छा, उसके बाद हीमोग्लोबिन में ना आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन, जिसके कारण से हमारे रक्त का रंग जो होता है क्या होता है? लाल होता है। ये भी बात याद रखिएगा। ठीक है, और हमारे शरीर में अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, मतलब समझ लीजिए कि आयरन की कमी हो जाएगी, तो एनीमिया नामक रोग हो जाता है। ये भी याद रखिएगा कि एनीमिया नामक रोग किसकी कमी से होता है? तो आयरन की कमी से होता है। अगर ऑप्शन में आयरन नहीं रहेगा तो आपको हीमोग्लोबिन टिक करके जाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक बात और याद रखिएगा, ये जो हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को लाने ले जाने का काम करता ही है। ठीक है, ऑक्सीजन को लेता है, मतलब ऑक्सीजन को लेकर के रक्त में मिलाता है और जहाँ ज़रूरत है वहाँ भेज देता है, और शरीर के विभिन्न अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड को ला करके वापस कहाँ छोड़ता है? फेफड़ा में छोड़ता है। लेकिन यही अगर हीमोग्लोबिन जो है ना कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर लेगा ना, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर लेगा, हीमोग्लोबिन जो आपका हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अगर रिएक्शन कर लेगा, मिल जाएगा अगर, तो क्या होगा? ये जो ना कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण कर देगा। लिख लीजिए आप लोग, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का, यहाँ लिख लीजिए, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण कर देगा। और ये जो ऐसा बंधन होता है ना,
मतलब हीमोग्लोबिन का और कार्बन मोनोऑक्साइड का। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में आप जानते हैं ना, इसको दम घोटने वाला गैस कहते हैं, ठीक है। जितने तरह का धुआं होता है वो सब धुआं में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे मोटर कार का धुआं हो, चूल्हा का धुआं हो, उसमें कौन सा गैस निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है। और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण कर देता है, ठीक है, जो काफ़ी जहरीला होता है। और इन दोनों का जो बंधन है ना, ये दोनों जो अगर जुड़ गया, मिल गया ना, तो एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ता है, ठीक है। ये मतलब एक दूसरे का साथ कभी छोड़ता ही नहीं है, ठीक है। अगर हम सांस के रूप में सिर्फ धुआं ही लें तो हीमोग्लोबिन क्या होगा, उसके साथ काफ़ी मतलब जुड़ जाएगा और शरीर के विभिन्न अंगों को जो ऑक्सीजन लेके जा रहा था उन सबको भूल जाएगा, और विभिन्न अंगों से जो कार्बन डाइऑक्साइड ला रहा था उसको भी क्या होगा, भूल जाएगा। मतलब ये सोचिए कि हीमोग्लोबिन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड का साथ कभी छोड़ेगा ही नहीं। मान लो कि 7 जन्मों का साथ है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को कभी छोड़ता ही नहीं है। और उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को चाहिए ऑक्सीजन, और हीमोग्लोबिन बार बार क्या लेके दे रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड लेके दे रहा है। हमारे शरीर को चाहिए ऑक्सीजन, और बार बार हीमोग्लोबिन किसको लेके दे रहा है हमको, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को लेके दे रहा है। तो क्या होगा बताइए, ऑक्सीजन अगर नहीं मिलेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे जो हमारे शरीर का अंग है काम करना बंद कर देगा और हमारा क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा, ठीक है। तो धुआं में अगर आपको छोड़ दिया जाए, एक कमरा में बंद करके चारों तरफ से धुआं धुआं कर दिया जाए, खिड़की वगैरह सब बंद कर दिया, तो आप क्या जिंदा रह पाइएगा, नहीं रह पाइएगा, मर जाइएगा, क्योंकि आपको चाहिए ऑक्सीजन और आपको बार बार क्या मिल रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या बोलते हैं, दम घोटने वाला गैस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, दम घोटने वाला गैस कहते हैं। तो चलिए साथी आगे बढ़ते हैं। या इस सवाल में और भी क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा जो भी हम लोग खाते हैं पोषक तत्वों का वहन करता है, प्लाज्मा ही करता है, ठीक है, याद रखिएगा। विभिन्न तरह का जो अपशिष्ट पदार्थों को निकालने का काम करता है, ये प्लाज्मा ही करता है। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, पीला होता है, ये भी बात याद रखिएगा। हीमोग्लोबिन के बारे में जान गए। और ये प्लेटलेट्स जो होता है, ये क्या करता है, रक्त का थक्का बनाने का काम करता है। किसका, रक्त का थक्का बनाने का काम करता है, रक्त का थक्का बनाने का काम करता है, ठीक है, रक्त का थक्का बनाने का काम करता है, ठीक है, ये प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स क्या करता है, रक्त का थक्का बनाने का काम करता है। मान लो कहीं पर कट गया है ना, तो अगर प्लेटलेट्स नहीं रहेगा शरीर में, प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आ जाएगी ना, तो क्या होगी कि वहाँ से निरंतर खून आपका लगातार निकलते रहेगा, ठीक है। अगर प्लेटलेट्स है, ठीक है, तो प्लेटलेट्स क्या करेगा कि थोड़ा खून निकलेगा, उसके बाद उस खून को क्या कर देगा, जमा देगा, थक्का बना देगा वहाँ पर, और खून नहीं निकलेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक ये चीज़ और याद रखिएगा कि अगर विटामिन आपको पूछे कि रक्त का थक्का कौन सा विटामिन जमाता है, अगर आपको पूछ दे कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक है, तो विटामिन आप जानते हैं के, ठीक है, विटामिन के जो क्या करता है, रक्त का थक्का बनाने का काम करता है। अगर आपको पूछ दे कि कौन सा धातु या कौन सा तत्व रक्त का थक्का जमाने में सहायक है, तो मैग्नीशियम, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। मैग्नीशियम जो धातु है क्या करता है, रक्त का थक्का बनाने का काम करता है, ठीक है साथियों। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, एक और दिया हुआ है इसमें, एक और क्या है हमारा, श्वेत रक्त कणिका, मतलब इसको हम लोग WBC बोलते हैं। क्या बोलते हैं, WBC। तो WBC को क्या कहते हैं, हमारे शरीर का सिपाही कहा जाता है, ठीक है, मतलब पुलिसमैन ऑफ बॉडी। मतलब हमारे शरीर का क्या है, ये पुलिसमैन है। क्या करता है, जो भी रोग फैलाने वाला जीवाणु हमारे शरीर के अंदर चले जाता है ना, तो WBC उन सबको खोज करके क्या करता है, खा लेता है, ठीक है। सबको खोज करके क्या कर लेता है, खा लेता है, जिससे कि हमको रोग होने से क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। या कोई मान लो कि किसी व्यक्ति का WBC की संख्या अगर गिर जाए, WBC की संख्या में कमी आ जाए ना, तो क्या होगा कि वो व्यक्ति जो है ना बीमार पड़ेगा और जल्दी से क्या होगा, अच्छा नहीं होगा। लेकिन जिस व्यक्ति के शरीर में WBC की संख्या मतलब जितना होना चाहिए उतना है, तो वो व्यक्ति जो बीमार पड़ेगा, अगर पड़ भी गया किसी कारण से बीमार, तो क्या होगा कि WBC जो है ना उसको जल्दी ठीक कर देगा, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, मतलब हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधी क्षमता प्रदान करता है WBC, ठीक है। जितना भी रोग फैलाने वाला जीवाणु है उसको खोज करके क्या कर देता है, मार देता है, खा लेता है खुद, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसको क्या कहा जाता है, शरीर का पुलिसमैन कहा जाता है, ठीक है। रोगों से हमारी सुरक्षा करता है WBC। चलिए आगे बढ़ते हैं साथी अगले प्रश्न की तरफ। जो अगला प्रश्न है, आज मतलब 60 क्वेश्चन का सीरीज है, और 60 क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिए कि हम लोग 200 क्वेश्चन के आसपास सॉल्व करने वाले हैं आज, ठीक है। कॉपी कलम लेके बैठिएगा, जो बात बोलते हैं उसको एकदम नोट करते जाइए कॉपी में। लगभग देखिएगा 150 से 200 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। चलिए, क्या क्वेश्चन है भाई कि कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं, कोशिका का क्या कहते हैं भाई, पावर हाउस किसको कहा, कोशिका का पावर हाउस। तो कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। आप लोग पढ़े होंगे कि वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण। तो देखिए, जो वायवीय शोषण होता है, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन, वायवीय शोषण जो होता है वो पूर्ण यहीं पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसका, कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल। कोशिका का बिजली घर कहते हैं, ऊर्जा घर कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, उसके बाद ऑप्शन में दिया हुआ राइबोसोम। क्या दिया हुआ, राइबोसोम। तो ये राइबोसोम जो है ना, इसको प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। किसका, प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं इसको। मतलब प्रोटीन निर्माण यहीं पर होता है, ठीक है। जो कुछ हम लोग खाते हैं वहाँ, ठीक है, वो क्या करता है, ये
राइबोसोम जो है ना प्रोटीन बना देता है उसको। तो प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं हम? राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद गोल्जी बॉडी है, क्या है गोल्जी बॉडी? इसको क्या कहते हैं? यातायात प्रबंधक कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। यातायात प्रबंधक कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? यातायात प्रबंधक कहते हैं, ये भी याद रखिए। गोल्जी बॉडी को किस नाम से जाना जाता है? यातायात प्रबंधक कहते हैं। और नाभिक के बारे में जानते हैं आप, नाभिक जो है क्या, कोशिका के भीतर मतलब सभी क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम किसका होता है? नाभिक का होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। चलिए मतलब नाभिक जो है नियंत्रण केंद्र है, कोशिका का क्या है? नियंत्रण केंद्र है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? एक वीडियो में और पढ़ा चुके हैं हम, ध्वनि जो है किस प्रकार का तरंग है। देखिए ध्वनि जो है ना, क्या होता है, जो साउंड हम लोग जो कुछ भी बात बोलते हैं, मान लो कि यहाँ से कोई चीज़ बोलना शुरू की हम लोग, तो जो कुछ भी बोलते हैं ना हम, तो ध्वनि क्या होता है कि आगे बढ़ते चले जाता है, ऐसे करके क्या होता है? आगे बढ़ता है, ऐसे करके आगे बढ़ता है। और यहाँ पर जो सुनने वाला व्यक्ति है उसके कान तक जा करके बात क्या होता है भाई? पहुँच जाता है, ठीक है। तो ध्वनि जो है ना, ध्वनि को चलने के लिए आप लोग जानते हैं माध्यम का होना जरूरी है, ठीक है। अगर आपको कहे कि देखिए ध्वनि जो है, साउंड जो है हमारा ना, क्या होता है कि मतलब किसी न किसी माध्यम में ही चलेगा। या तो वो माध्यम हवा होना चाहिए, या तो वो माध्यम जल होना चाहिए, या तो वो माध्यम आपका मतलब क्या बोलते हैं उसको, ठोस जो माध्यम है वो होना चाहिए, ठीक है। मतलब कोई माध्यम होगा, बिना माध्यम के ध्वनि जो है ना चल नहीं सकती है, गमन नहीं कर सकती है, ठीक है। तो माध्यम का होना क्या है? अनिवार्य है ध्वनि के लिए। ध्वनि निर्वात में कभी नहीं चलेगा, ठीक है। अगर आपको बोल दिया जाए कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस, सबसे अधिक जो ध्वनि का चाल होगा वो कहाँ पर होगा? सबसे तेज ध्वनि कहाँ पर जाएगा? तो जो सॉलिड है ना, वहाँ पर जो ध्वनि जो है सबसे स्पीड में जाएगा। आप लोग देखे होंगे पाइप में अगर थोड़ा सा ही आप बोलिएगा तो आवाज़ क्या होता है? गूंजता है और ज़्यादा दूर तक जाता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ध्वनि का स्पीड होता है वो किस में होता है? ठोस में होता है, ठीक है। किस में होता है? ठोस में। और सबसे कम जो ध्वनि का स्पीड होता है वो किस में होता है भाई? गैस में होता है, याद रखिएगा, ठीक है। सबसे कम किस में होता है? गैस में। ध्वनि जो है ना निर्वात में नहीं चल सकती है। जो ध्वनि को चलने के लिए कोई ना कोई माध्यम का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ध्वनि क्या होता है ना कि एक दिशा में, मतलब जहाँ से निकला, यहाँ से आवाज़ निकला हम लोग जो बोल रहे हैं, और यहाँ सुनने वाला व्यक्ति का कान में पहुँच गया, ठीक है। तो ये क्या होता है कि एक दिशा में चलता है, इसके मतलब सीधी चलता है, ठीक है। तो इस तरह का जो तरंग दैर्घ्य होता है ना, उसको कहा जाता है अनुदैर्घ्य तरंग। क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य तरंग। तो अनुदैर्घ्य तरंग, ठीक है। ध्वनि किस प्रकार का तरंग है भाई? तो अनुदैर्घ्य तरंग है, ठीक है। चलिए, और ध्वनि के बारे में हम लोग जानते हैं कि ध्वनि का मात्रक क्या होता है। देखिए सबसे पहले ध्वनि का स्पीड याद रखिए आप लोग कि स्पीड कितना होता है। ध्वनि का जो स्पीड होता है ना, एवरेज 330 मीटर पर सेकेंड होता है। मतलब एक सेकंड में 330 मीटर दूर जा सकता है ध्वनि। जो हम लोग बोलते हैं ना, एक सेकंड में कितना दूर जा सकता है, कितना चिल्ला करके बोले हम लोग, तो एवरेज जो है ना 330 मीटर का दूरी तय करता है एक सेकंड में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मात्रक अगर पूछ दे आपको ध्वनि का, किसका, जो ध्वनि है हमारा, ध्वनि का मात्रक अगर पूछ दे तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डेसिबल बोलते हैं। ध्वनि का मात्रक को क्या कहते हैं भाई? डेसिबल कहा जाता है। ध्वनि का मात्रक को क्या कहते हैं? डेसिबल कहते हैं। ध्वनि का मात्रक को डेसिबल, ये भी बात याद रखिएगा। ध्वनि का मात्रक को क्या कहते हैं? डेसिबल कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ध्वनि निर्वात में चल सकती है क्या? हाँ या ना में बताइए आप लोग। क्या ध्वनि निर्वात में गमन कर सकती है? नहीं। ध्वनि को चलने के लिए कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए, या तो वो माध्यम ठोस हो, या तो वो माध्यम द्रव हो, या तो वो माध्यम गैस हो। जो हम लोग बोलते हैं, तो देखिए आप लोग गाड़ियों में देखे होंगे ना, कोई कार वगैरह कि शीशा अगर लगा हुआ रहता है तो इस पार से उस पार आवाज़ नहीं जाती है। तो क्या होता है, ध्वनि को चलने के लिए ना माध्यम होना चाहिए, एक माध्यम होना चाहिए, ठीक है। या तो वो हवा होगा, या पानी होगा, या कोई ठोस कण होगा, ठीक है। तभी जो है ध्वनि गमन कर सकती है। ध्वनि निर्वात में कभी नहीं चलेगा, ठीक है, याद रखिएगा ये बात को, ठीक है। तो पूछेगा ध्वनि का मात्रक, ये भी बता दीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, इस सवाल में और भी क्वेश्चंस हैं जो हम लोग डील करेंगे। आप लोग आप लोग देखिए, ध्वनि के बारे में सुने होंगे, साउंड के बारे में आप लोग जानते ही हैं। साउंड जो है ना 3 तरह का होता है। साउंड कितने तरह का होता है? 3 तरह का होता है, ठीक है। और देखिए एक बात, साउंड 3 तरह का क्या क्या होता है? एक होता है श्रव्य, एक क्या होता है भाई? श्रव्य ध्वनि, ठीक है। एक क्या होता है? श्रव्य। एक क्या होता है हमारा? श्रव्य, ठीक है। मतलब जिसको हम लोग सुन सकते हैं, हमारा कान जो है, इंसान का कान जिस ध्वनि को सुन सकता है उसको बोलते हैं श्रव्य। मतलब इंग्लिश में इसको कहते हैं ऑडिबल। क्या बोलते हैं? ऑडिबल साउंड। क्या बोलते हैं? ऑडिबल साउंड। जिसको हम लोग सुन सकते हैं उसको कहते हैं श्रव्य। मतलब हम लोग जो है ना, एक होता है आवृत्ति। इससे पहले ये देख लीजिए, आवृत्ति होता है। आवृत्ति का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई तार है, वो दोनों तरफ से खींच करके बांध दिए हम, और उस तार को हम लोग क्या करते हैं ना, एक जोर झटका देके खींच के छोड़ देते हैं, तो वो आवृत्ति क्या करता है, एक जगह जो है कंपन करने लग जाता है। उसको ही बोलते हैं हम लोग आवृत्ति। तो जो आवृत्ति होता है ना, उसका मात्रक को कहते हैं हर्ट्ज। क्या कहते हैं? आवृत्ति का मात्रक को बोला जाता है हर्ट्ज, ठीक है। तो देखिए, इसको जो ध्वनि को जो मापते हैं
तो हर्ट्ज में मापते हैं, ठीक है। उसका मात्रक है डेसिबल, लेकिन उसको मापते किस में है, हर्ट्ज में मापते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ देखिए क्या है, कौन सा ध्वनि है, श्रव्य ध्वनि, ऑडिबल। ऑडिबल का मतलब होता है कि उस ध्वनि को जो है ना हमारा कान सुन सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा 20 हर्ट्ज से 20 के हर्ट्ज मतलब 20 किलो हर्ट्ज तक, ठीक है। मतलब हमारा कान जो है ना 20 HZ से 20,000 HZ तक की ध्वनि को सुन सकते हैं, ठीक है। उसके ना तो हम लोग 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को सुन सकते हैं, ना ही 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि को सुन सकते हैं, ठीक है। यहाँ के लग गया है ना, तो किलो हर्ट्ज है यह, ठीक है। 20 किलो हर्ट्ज, इसके 20 की ध्वनि को हम लोग सुन पाते हैं, ठीक है। इससे ना कम, ना 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को सुन सकते हैं, ना 20,000 HZ से मतलब अधिक ध्वनि को हम लोग सुन सकते हैं, नहीं सुन पाते हैं, ठीक है। तो कहेगा कि मानव का जो श्रव्यता प्रास है, सुनने का जो क्षमता है वो कितना हर्ट्ज तक है, तो 20 हर्ट्ज से कितना हर्ट्ज तक, 20,000 हर्ट्ज तक है, ठीक है। अच्छा, एक होता है आपका अवश्रव्य, एक क्या होता है भाई, अवश्रव्य, एक होता है अवश्रव्य, एक क्या होता है, अवश्रव्य ध्वनि। कौन सा ध्वनि, अवश्रव्य ध्वनि, मतलब इसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड, इंफ्रासोनिक साउंड, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इंफ्रासोनिक साउंड मतलब 20 HZ से कम, 20 HZ से कम, 20 HZ से क्या होता है भाई, कम, मतलब 20 HZ से कम का जो ध्वनि होगा उसको बोलते हैं अवश्रव्य, मतलब सुनने लायक नहीं है, इसको हम लोग नहीं सुन पाते हैं, लेकिन ठीक है। और बाकी जो है ना बाकी जो जंतुएं हैं वो सब सुन लेता है, वो आपस में जो बात करता है तो 20 HZ से कम की ध्वनि के साथ बात करता है, जिसको हम लोग नहीं सुन पाते हैं। जैसे भूकंप आता है, ठीक है, तो भूकंप का जो आवाज़ निकलता है ना वो 20 हर्ट्ज से कम होता है, ठीक है, जिसको हम लोग नहीं सुन पाते हैं, ठीक है। हालांकि एहसास करते हैं लेकिन सुन नहीं पाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो हाथी जो है आपस में जो बात करता है, हाथी भी जो है ना अवश्रव्य ध्वनि निकालता है, याद रखिएगा। अवश्रव्य ध्वनि कौन कौन, जो भूकंप है वो भी अवश्रव्य ध्वनि होगा, याद रखिएगा आप लोग। हाथी की जो आवाज़ होती है वो भी, जो विस्फोट होता है ज्वालामुखी का जो विस्फोट होता है वो भी कैसा ध्वनि निकालता है, अवश्रव्य ध्वनि निकालता है, ठीक है। उसके बाद जो ब्लू हेल जो मछली है ना, व्हेल मछली जो होता है वो भी क्या करता है, अवश्रव्य ध्वनि निकालता है। तो ये भी आप लोग लिख लीजिए कि अवश्रव्य ध्वनि कौन कौन निकालता है, तो भाई हाथी निकालता है, लिख दीजिए हाथी जो है क्या करता है, इसे ऐसे लिख दीजिए, हाथी जो है, हाथी अवश्रव्य ध्वनि निकालता है। हाथी कौन सा, अवश्रव्य। अच्छा, भूकंप जो आता है वो भी कौन सा ध्वनि का है भैया, उदाहरण है भूकंप, भूकंप जो भी है क्या है, वो भी अवश्रव्य ध्वनि है। अच्छा, उसके बाद जो भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है, लिख लीजिए ज्वालामुखी विस्फोट, वो भी क्या होता है भाई, अवश्रव्य ध्वनि का ही उदाहरण है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और भी लिख लीजिए आप लोग, और क्या, जो व्हेल मछली होता है ना, जो व्हेल मछली है, जो व्हेल मछली है वो भी क्या करता है, अवश्रव्य ध्वनि ही निकालता है, ठीक है। तो 20 HZ से जो कम की ध्वनि होती है उसको अवश्रव्य कहते हैं, इंफ्रासोनिक, उसको हम लोग सुन नहीं सकते हैं, ठीक है साथियों। हाथी जो है आपस में बातचीत करता है ना, उसको हम लोग नहीं सुन पाते हैं। जो भूकंप आता है उस आवाज़ को भी हम लोग नहीं सुन पाते हैं। जो ज्वालामुखी का विस्फोट होता है उस आवाज़ को भी हम लोग नहीं सुन पाते हैं। और जो व्हेल मछली है ना वो भी आपस में बातचीत करती है, आवाज़ निकालती है, जिसको हम लोग सुन पाते हैं क्या, नहीं सुन पाते हैं, ठीक है। तो उसको कहते हैं अवश्रव्य ध्वनि। एग्जाम में आपको पूछ देगा कि अवश्रव्य ध्वनि का प्रास कितना होता है, ठीक है, रेंज कितना होता है, तो 20 HZ से कम, याद रखेगा। अच्छा, ऐसा भी पूछ देगा एग्जाम में आपको कि अवश्रव्य ध्वनि निकालने वाला कुछ उदाहरण दीजिए, तो दे देंगे हम लोग हाथी, व्हेल मछली, दे देंगे हमारा जो भूकंप है, जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है वो भी क्या है, अवश्रव्य ध्वनि का उदाहरण है, ठीक है। अच्छा, एक और प्रकार का ध्वनि है वो भी लिख देते हैं आपको, ये सब नोट कर लीजिए आप लोग कॉपी में, बहुत फायदा होगा आप लोग को, ठीक है। एक और है आपका, एक और होता है पराश्रव्य। क्या होता है भाई, प्राश्रव्य ध्वनि, प्राश्रव्य ध्वनि, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, अल्ट्रासोनिक साउंड, प्राश्रव्य ध्वनि। मतलब ये होता है 20,000 HZ से अधिक, मतलब 20 किलो हर्ट्ज से अधिक, 20 किलो हर्ट्ज से क्या होता है भाई, अधिक की ध्वनि, अल्ट्रासोनिक, ठीक है। 20 किलो HZ मतलब ऐसे 20,000 HZ से अधिक प्रकार का जो ध्वनि निकलता है ना उसको हम लोग भी नहीं सुन सकते हैं, ठीक है। हम लोग सुन सकते हैं क्या, नहीं सुन सकते हैं। और जो कुत्ता होता है ना, कुत्ता, ये जो कुत्ता होता है ये यही ध्वनि निकलता है, ये कुत्ता जो है यही ध्वनि निकलता है, कुत्ता, ठीक है। कुत्ता के पास थोड़ा सा जाइएगा वो सुन लेता है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद कुत्ता भी होता है। उसके बाद जो अल्ट्रासाउंड हम लोग करते हैं, मेडिकल जो अल्ट्रासाउंड है, जो अल्ट्रासाउंड हम लोग करने जाते हैं, अल्ट्रासाउंड का ध्वनि सुन पाते हैं क्या, हम लोग नहीं सुन पाते हैं। अल्ट्रासाउंड, जो अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं उसका भी ध्वनि हम लोग नहीं सुन पाते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना प्राश्रव्य ध्वनि का उदाहरण है। उसके बाद जो डॉल्फिन आपस में बात करती हैं, जो भी डॉल्फिन है ना वो भी आपस में जो बात करती है उसके बातों को भी हम लोग नहीं सुन पाते हैं। ये जो है प्राश्रव्य का उदाहरण है। जो चमगादड़ है आपका, चमगादड़ किस प्रकार का ध्वनि निकलता है भाई, तो याद रखिएगा चमगादड़ जो है ना आपका प्राश्रव्य ध्वनि को निकलता है, जिसको हम लोग नहीं सुन पाते हैं। तो इस सब चीज़ को याद रखिएगा आप लोग, ठीक है।
मतलब प्रासरभ्य ध्वनि 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। अच्छा 20,000 ना लिखेंगे तो हम लोग 20 के एच जेड लिख देंगे, ये जड है, ठीक है, 20 के एच जेड लिख देंगे। इस प्रासरभ्य ध्वनि को कौन निकालता है भाई? कुत्ता, ठीक है। अल्ट्रासाउंड मशीन, जो अल्ट्रासाउंड हम लोग करने जाते हैं, जो चमगादड़ है और जो डॉल्फिन है ना, वो कैसा निकलता है आवाज़? प्रासरभ्य ध्वनि, ठीक है। इसका जो श्रव्यता परास है बहुत अधिक होता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद एक चीज़ और याद रखिएगा, ये जो कुत्ता है ना 40 हर्ट्ज से 45,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। देखिए ये 40 हर्ट्ज से 45,000, इतना हज़ार, 45,000, 40 से 45,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को कुत्ता क्या कर सकता है? सुन सकता है। अच्छा उसके बाद एक और होता है सोनार, के बारे में आप लोग सुनेंगे। सोनार, SONAR, सोनार के बारे में सुने होंगे आप। तो सोनार क्या होता है ना कि देखिए हमारे देश की सेनाओं के द्वारा प्रयोग किया जाता है। समुद्र में मान लो कि कोई कुछ देर से हमला कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो उसका पता लगाने के लिए सोनार का इस्तेमाल करते हैं। और समुद्रों के बीच की दूरी का, दो वस्तुओं के बीच का दूरी का पता लगाने के लिए भी सोनार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो समुद्री जहाज वगैरह है उसका गहराई नापने के लिए भी सोनार का इस्तेमाल करते हैं पनडुब्बियों के द्वारा, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, जो प्रासरभ्य ध्वनि है वो सोनार का भी हुआ, याद रखिएगा सोनार, ठीक है। सोनार का अगर आपको फुल फॉर्म भी पूछ दे तो ये भी याद रखिएगा, साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग, याद रखिएगा क्या होता है। यस, ओ से हो गया साउंड, ठीक है, एन से क्या हो गया नेविगेशन, अच्छा ए से क्या हो गया आपका एंड, और आर से क्या हो गया आपका रैंकिंग, ठीक है। साउंड का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा आप लोग। तो आशा करते साथी आप सबको समझ में आ रहा होगा। इसका आंसर तो पहले ही दे दिए थे, लेकिन इससे रिलेटेड जो भी और भी क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको भी हम लोग हल करते हुए चलेंगे। अगर आप लोग कॉपी में लिखिएगा तो आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा सेशन, नहीं लिखिएगा तो फिर आप लोग को नहीं लगेगा अच्छा। चलिए साथी अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अभी इधर थोड़ा प्रश्नों को चर्चा करेंगे, उसके बाद वाला जो प्रश्न है बड़ा इजी प्रश्न है, उस पर हम लोग चर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ सवाल है 5 नंबर हमारा कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है। जो जल है हमारा उसका रासायनिक सूत्र क्या है? हम लोग जानते हैं H2O जो है क्या है, जल का रासायनिक सूत्र होता है। चलिए इस सवाल में आया था, इस सवाल में था ही नहीं कोई दमदार और तो आगे बताने लायक, इसलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन कहाँ पर होता है? जो हमारा पाचन तंत्र है, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? देखिए प्रोटीन का पाचन जो होता है ना पेट में होता है, इसको हम लोग अमाशय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमाशय। पेट बोले या अमाशय बोले एक ही बात है, याद रखिएगा, ठीक है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? अमाशय में। और हम लोग जानते हैं ना कि अमाशय में क्या होता है, अम्ल, कौन सा अम्ल होता है? HCl अम्ल होता है। ये HCl अम्ल ही जो क्या करता है, प्रोटीन को पचाने का काम करता है, याद रखिएगा। ये HCl जो हमारे पेट में कौन सा अम्ल होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। और यही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है कि भाई प्रोटीन को पचाने का काम करता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद छोटी आंत के बारे में हम लोग जानते हैं कि भोजन का पूर्ण पाचन होता है। यहाँ पर भोजन का पूर्ण पाचन किसका? भोजन जो हम लोग खाते हैं ना, भोजन का पूर्ण पाचन होता है। यहाँ पूरी तरह से भोजन पच जाता है, यहाँ पूर्ण पाचन होता है। जो भोजन हम लोग खाते हैं पचना तो शुरू हो जाता है मुख से ही हमारा, लेकिन पूर्ण रूप से पच जाता है कहाँ पर भाई? छोटी आंत में। जब बड़ी आंत में हम लोग जानते हैं जो पानी पीते हैं हम लोग, तो जल का पाचन जो होता है, ठीक है, जल का पाचन कहाँ पर होता है? तो जल का पाचन जो होता है बड़ी आंत में होता है, ठीक है। अच्छा जल का पाचन बड़ी आंत में होता है। अच्छा बड़ी आंत को बृहद्रांत भी बोलते हैं, छोटी आंत को क्षुद्रांत भी बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। छोटी आंत को क्या बोलते हैं? क्षुद्रांत। बड़ी आंत को क्या बोलते हैं? बृहद्रांत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। और मुख में क्या होता है? भोजन पचना शुरू हो जाता है, ठीक है, भोजन पचना शुरू हो जाता है। जो भोजन हम लोग खाते हैं ना वो पचना शुरू हो जाता है मुख में, ठीक है। भोजन पचना शुरू होता है, यहाँ से पचना शुरू हो जाता है, ठीक है। जो भी भोजन हम लोग खाते हैं ना पचना शुरू हो जाता है कहाँ से भाई? मुंह से ही। इसको मुंह मतलब समझिए मुख गुहा, जो जीभ में हम लोग अंदर मुंह के अंदर भोजन डालते हैं तब से पचना क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है भोजन हमारा। तो आशा करते हैं इस सबको लिखते जाइए आप लोग, बहुत फ़ायदा होगा आप लोग के लिए। अगर आप लोग पढ़ लिए हैं, पढ़े हुए हैं, फिर भी एक बार वीडियो को स्पीड करके देख लीजिएगा, 1.5 गुना स्पीड करके देखिएगा, आपको एक बार रिवीजन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 60 क्वेश्चन का सीरीज है साथियों, और 60 क्वेश्चन में हम लोग 200 क्वेश्चन को डील करेंगे आज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जो पौधा है जड़ के द्वारा मिट्टी से जल को लेता है और जल को लेकर के ऊपर पत्तियों तक जाता है। तो जो जल है मिट्टी के अंदर, जल जो जल को लेकर के ऊपर पत्ती तक पहुंचाने का काम करता है वो कौन करता है? जाइलम, ठीक है। तो जौ से जल, जौ से जाइलम, ठीक है। पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम। और ये फ्लोएम क्या करता है? फूड का परिवहन करता है। एफ से फ्लोएम, एफ से फूड। फूड मतलब क्या होता है? भोजन, ठीक है। फूड मतलब क्या होता है? भोजन, ठीक है। भोजन का परिवहन अगर पूछता तो क्या हो जाता आंसर हमारा? फ्लोएम हो जाता। अच्छा और पौधों का भोजन क्या है ये भी आप जानते हैं ना, पौधों का भोजन हमारा ग्लूकोज, C6H12 और O6, ये जो है पौधा का भोजन है, ठीक है। पौधा जो भोजन करता है ना ये ग्लूकोज खाता है वो, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। स्टोमेटा जानते हैं आप, वातरंध्र, जिनके माध्यम से पेड़ पौधे जो है पत्तियों में होता है छोटे छोटे छिद्र, उसको बोलते हैं स्टोमेटा या वातरंध्र बोलते हैं। जो पत्ता सब होता है उसमें छोटा छोटा छिद्र होता है, जिसके माध्यम से वो सांस लेता है और जिसके माध्यम से वो क्या करता है कि जो पौधों में एक्स्ट्रा जल आ गया है उसको बाहर निकालने का काम करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा या वातरंध्र बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है। तो विद्युत धारा आप जानते हैं ना कि कोई तार है, अगर उस तार में से आवेशों का प्रवाह होगा तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा जो है हमारा उसको आई से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं हम, आई से दिखाते हैं। और आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी। आई बराबर क्या होता है भाई, क्यू बाई टी होता है। ठीक है, आई बराबर क्यू बाई टी होता है। अच्छा, यही क्यू को क्या बोलते हैं, क्यू जो है आवेश है। क्यू मतलब क्या है, आवेश। और इसका मात्रक होता है कूलम, और कूलम को लिखते हैं सी से। ठीक है, टी से क्या हो गया, टाइम, और टाइम का मात्रक क्या होता है भाई, सेकंड होता है। क्या होता है, सेकंड होता है। तो यहीं पर एक सवाल आ जाता है भाई कि 1 एम्पियर बराबर कितना होता है, ये भी याद रखेगा आप। 1 एम्पियर बराबर कितना होता है, तो याद रखेगा 1 कूलम बटे में 1 सेकेंड। 1 कूलम बटे में कितना, और एस लिख दें या सेकंड लिख देते हैं, चलो 1 कूलम बटे 1 सेकंड, ये भी याद रखेगा। एग्जाम में ऐसे पूछ देता है कि 1 एम्पियर बराबर क्या होता है, तो याद रखेगा 1 कूलम बटे में 1 सेकंड। या एग्जाम में ऐसे पूछ देगा कि 1 कूलम बटे 1 सेकंड को क्या कहते हैं, तो 1 एम्पियर कहते हैं। तो 1 एम्पियर का परिभाषा भी आपको याद हो गया। ठीक है, 1 एम्पियर का क्या परिभाषा है, ये परिभाषा है कि अगर कोई तार है, कोई क्या है, तार है, उस तार में 1 सेकंड में अगर 1 कूलम आवेश जा रहा है, कितना आवेश जा रहा है, 1 कूलम आवेश जा रहा है, तो उसको तब हम कहते हैं कि उस तार में से कितना धारा बह रही है, तो 1 एम्पियर धारा बह रही है। कितना एम्पियर, 1 एम्पियर धारा बह रही है। तो विद्युत धारा का मात्रक यहीं से निकल के आ गया, क्या होता है भाई, एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है भाई, एम्पियर होता है। ठीक है, अच्छा कुछ क्वेश्चन कुछ और दिया हुआ है, देखिए ये जो है ना, विद्युत विभव का मात्रक होता है, विभवांतर का मात्रक, किसका मात्रक, विभवांतर का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, ये विद्युत विभवांतर का मात्रक होता है, ये भी याद रखेगा, वोल्ट होता है। ठीक है, अच्छा एक और दिया हुआ है ओम। ओम आप जानते हैं प्रतिरोध का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, रेजिस्टेंस का मात्रक होता है, जिसको जॉर्ज साइमन ओम ने एक नियम दिया था ना, प्रतिरोध तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। उसके बाद वाट आप जानते हैं ना, विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट, ये भी याद रखिएगा। विद्युत शक्ति का क्या मात्रक होता है भाई, वाट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला 9 नंबर प्रश्न है हमारा, क्या है, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना हो। देखिए बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है ये। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण, इस पर डिस्कस करेंगे थोड़ा लंबा। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण जो स्मॉल जी होता है उसका मान कितना होता है, तो उसका मान जो है ना अलग अलग होता है। ठीक है, तो पृथ्वी पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो याद रखिएगा, एवरेज जो औसत मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। आप जानते हैं त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक कितना होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये गुरुत्वीय त्वरण है, मतलब कोई भी वस्तु अगर पृथ्वी कोई बल नहीं लगा रही है और बिना बल लगाए नीचे गिर जा रही है ना, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, गुरुत्वीय त्वरण। और गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। ठीक है, आपको हम समझाते हैं, थोड़ा समझिएगा। ये अगर पृथ्वी है हमारा, ठीक है, ये पृथ्वी का क्या है, सतह है। पृथ्वी का क्या है, ये एक सतह है। ठीक है, तो सतह पर जो जी का मान होता है ना भाई, जी का मान सबसे कम होता है। ये सतह जो है पृथ्वी का क्या है, ये सतह है। यहाँ पर जी का मान क्या होता है, जी का जो मान होता है वो कम होता है, सबसे कम यहाँ पर कम होता है। ठीक है, सतह पर, पृथ्वी की सतह पर जी का मान क्या होता है भाई, कम होता है। क्या होता है, जी का मान कम होता है। ठीक है, अच्छा जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे ना, जैसे जैसे क्या होगा, ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे ना, तो जी का मान क्या होगा, घटता जाएगा। जी का मान क्या होगा, जी का जो मान है, जी का मान घटेगा। जी का मान क्या होगा, घटेगा। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे जी का मान क्या होगा, पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे उसका मान क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, इसका मान घटेगा। और जैसे जैसे हम सतह से नीचे जाएंगे तो जी का मान क्या होगा भाई, जी का मान बढ़ेगा। ये भी याद रखिएगा लोग, जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। जी का मान बढ़ेगा। ठीक है, पृथ्वी की सतह से, सतह पर मान क्या होता है, सबसे कम होता है, ये भी याद रखिएगा। अच्छा सतह से जैसे ऊपर जाएंगे हम तो मान क्या होगा, इसका घटेगा। जैसे नीचे आएंगे इसका मान क्या होगा, बढ़ेगा। ये सबको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अच्छा उसके बाद और एक और होता है, इससे रिलेटेड अभी थोड़ा इसको चलेंगे, आप लोग नोट कर लीजिए बढ़िया से। अच्छा एक चीज़ और है कि अगर कोई पृथ्वी है, ठीक है, हमारा जो पृथ्वी है, मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो इसका केंद्र जो होता है ना, सेंटर, बीच में जो जी का मान होता है वो शून्य होता है। मतलब पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर जी का जो मान होता है, स्मॉल वाला जी, ठीक है, जी का मान ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, जी का मान शून्य होता है, याद रखिएगा। जी का मान कितना होता है भाई, शून्य होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है,
शून्य होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है? शून्य होता है, याद रखिएगा। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है? शून्य होता है, ठीक है। पृथ्वी की सतह पर मान सबसे कम होता है। जैसे जैसे पृथ्वी का सतह से हम ऊपर जाएंगे मान क्या होगा? घटेगा। जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से नीचे आएंगे हम लोग मान क्या होगा? जी का बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक बात और याद रखिएगा, ये जो हमारा पृथ्वी है हम लोग जानते हैं कि ध्रुव होता है ना, ऊपर में एक ध्रुव ये है हमारा, एक ये दक्षिण ध्रुव है, ठीक है। तो देखिए जी का जो मान होता है ना सबसे अधिक होता है ध्रुवों पर। ध्रुवों पर जी का मान सबसे अधिक होता है, ठीक है। ध्रुवों पर जो ध्रुव है हमारा, ध्रुवों पर जी का मान जो स्मॉल जी है हमारा, गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक होता है। ये भी बात याद रखिएगा। गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक कहाँ होता है भाई? ध्रुवों पर। मतलब पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है? शून्य होता है। मान सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा, सबसे अधिक, ठीक है। जी का मान कहाँ अधिक होता है? सबसे अधिक कहाँ पर होता है? तो ध्रुवों पर, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, दोनों तरफ याद रखिएगा। ध्रुवों पर जी का मान क्या होता है? सबसे अधिक होता है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, ध्रुवों पर जी का मान कितना होता है? सबसे अधिक होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद भूमध्य रेखा पर एक बात और पूछता है ना, ये भूमध्य रेखा है, पृथ्वी को दो बराबर भागने वाली रेखा, दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा। भूमध्य रेखा पर जी का मान जो होता है, लिखिए आप लोग, भूमध्य रेखा पर जी का मान, भूमध्य रेखा पर जी का मान क्या होता है? सबसे कम होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। भूमध्य रेखा पर जी का मान क्या होता है भाई? सबसे कम। ध्रुवों पर जी का मान सबसे अधिक होता है। भूमध्य रेखा पर, जो भूमध्य रेखा है, इक्वेटर है हमारा, विषुवत रेखा जो है, उस पर जो जी का मान होता है वो क्या होता है? सबसे कम होता है। आप लोग याद रखिएगा बढ़िया से, ठीक है। अच्छा, जी से रिलेटेड और भी देखिए सवाल है, बहुत एकदम इंपॉर्टेंट है ये। जी बराबर एक फॉर्मूला होता है, आप लोग याद रखिएगा। जी बराबर क्या फॉर्मूला होता है? जी इंटू एम ई बटे में होता है आर ई का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। जी बराबर क्या? एक फॉर्मूला है। जी बराबर क्या होता है भाई? ये फॉर्मूला, ये भी याद रखिएगा। गुरुत्वीय त्वरण बराबर ये सूत्र होता है, जहाँ पर जी को कहा जाता है नियतांक, सार्वत्रिक नियतांक, ठीक है। यूनिवर्सल कांस्टेंट, सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं जी को। और एम का मतलब होता है मास ऑफ अर्थ, एम मतलब मास, ई मतलब हो गया अर्थ, मास ऑफ अर्थ, ठीक है। आर का मतलब होता है रेडियस ऑफ अर्थ, ई मतलब अर्थ, ठीक है। तो पृथ्वी का हम लोग जानते हैं ना त्रिज्या कितना होता है? 6400 के आसपास होता है, 6400 किलोमीटर, ठीक है। पृथ्वी का जो त्रिज्या होता है वो कितना होता है? 6400 किलोमीटर होता है। तो जी बराबर याद रखिएगा, जी एम बटे आर स्क्वायर याद रखिएगा, सीधा सीधा आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये भी चीज़ देखिएगा, जो एक चीज़ आया है यहाँ पर हमारा कैपिटल में जी आया है, ठीक है। इसको बोलते हैं सार्वत्रिक सूचांक, सार्वत्रिक स्थिरांक या नियतांक। जो जी आया है ना कैपिटल, इसका जो मान होता है वो मान याद रखिएगा आप लोग, इसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। ये 10 है, ये कितना है भाई? 10 -11 किलोमीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, सॉरी किलोमीटर नहीं, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, एन यहाँ पे एन है, ये क्या है? एन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसको याद रखिएगा जी का मान, ठीक है। ये बार बार एग्जाम में आता है कि जी का मान कितना होता है, तो जी का मान ये इतना होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, जी का मात्रक क्या होता है ये भी याद रखिएगा, क्या मात्रक होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, जी का मान याद रखिएगा साथियों, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और पूछता है कि ये जो जी का खोज कौन किया था, ठीक है। ये जो जी है इसका खोज कौन किया था? ये जो जी का मान है कौन खोजा था? तो खोज करता है इसका था कौन? हेनरी कैवेंडिश। कौन था भाई? हेनरी कैवेंडिश। जो जी का कैपिटल जी है ना, इसको बोलते हैं सार्वत्रिक स्थिरांक, इसका खोज कौन किया था? हेनरी कैवेंडिश ने खोजा था, ठीक है। याद रहेगा आप लोगों को, जो जी का मान खोजा था कौन खोजा था? हेनरी कैवेंडिश ने। अच्छा, जी का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अच्छा, जी का जो मान होता है ये भी याद रखेगा आप लोग, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है साथियों। चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे बातों को और नोट भी कर रहे होंगे अपने कॉपियों में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो अगला प्रश्न है हमारा, क्या प्रश्न है अगला क्वेश्चन को देखते हैं, 10 नंबर प्रश्न को। आप देखिए, वो छोटा छोटा प्रश्न आएगा, इसको आप लोग फटाफट डील करते हुए चलेंगे स्पीड में। अम्ल और क्षार, देखिए जब भी अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होगा ना, तो वो क्या बनेगा? लवण और जल बनेगा। और इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये भी याद रखिएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगर आपको पूछ दे कि उदासीनीकरण किसको कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसको कहते हैं, कि जब भी अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होता है तब लवण और जल बनता है, ठीक है। और इस प्रक्रिया को या इस अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया का नाम देते हैं, ये भी बात याद रखिएगा आप लोग, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर जो प्रश्न है हमारा,
मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, जो हमारा हृदय है ना उसमें कितना कोष्ठक होता है, कितने चेंबर होते हैं, समझे, तो 4 चेंबर होता है। कितना चेंबर होता है, 4 चेंबर होता है। जो मानव हृदय है हमारा उसमें 4 चेंबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए छोटा छोटा क्वेश्चन भी आया है। अच्छा उसके बाद क्या क्वेश्चन है, आँख का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है, जो हमारा नेत्र है मतलब वो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो क्या है हमारा आइरिस है। आइरिस क्या करता है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। और ये कॉर्निया जो है, कॉर्निया के बारे में बताया था ना कि कोई व्यक्ति जो नेत्रदान करता है, नेत्रदान में ना इस कॉर्निया को ही दान किया जाता है, ठीक है, मतलब कॉर्निया का दान करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, दान। नेत्रदान में क्या करते हैं, कॉर्निया को ही दिया जाता है, ठीक है, नेत्रदान करने में कॉर्निया को ही दिया जाता है। किसको दिया जाता है, कॉर्निया को ही दिया जाता है। और किसी व्यक्ति का जो आँखों का जो रंग होता है ना, किसी का आँख का भूरा रंग होता है, किसी का कचरा टाइप का आँख होता है, तो वो कॉर्निया पर ही डिपेंड करता है, ठीक है, किसके आँख का रंग कैसा होगा, किसी का खूब काला होता है। तो देखिए ठीक है, याद रखिएगा आँखों का रंग किसके लिए जिम्मेवार है भाई, तो कॉर्निया के लिए। और हम लोग दान किसको करते हैं, तो कॉर्निया को ही दान करते हैं। आइरिस क्या करता है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। और रेटिना क्या करता है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, रेटिना पर ही बनता है, ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब जो हम लोग देखते हैं उसका प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। और वो प्रतिबिंब जो बनता है ना वो क्या बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, ठीक है, और वस्तु से छोटा बनता है, ठीक है, और उसको हम लोग बड़ा करके दिखाते हैं। उसको मतलब हमारा दिमाग जो है क्या करता है, बड़ा करके दिखाता है। तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनता है, रेटिना। रेटिना को दृष्टि पटल भी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, दृष्टि पटल। दृष्टि पटल, रेटिना को क्या बोलते हैं हिंदी में, दृष्टि पटल। किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना में ही बनता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद लेंस है, तो जो आँख जो होता है ना उसमें उत्तल लेंस होता है, ये भी याद रखिएगा। जो आँख है हमारा, जो आँख में, कैमरा में, ये सब में क्या होता है, उत्तल लेंस का ही प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस होता है, ठीक है। तो हमारा आँख जो है किस लेंस की तरह होता है, उत्तल लेंस की तरह होता है। कैमरा में किस लेंस का इस्तेमाल करते हैं, उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला 13 नंबर प्रश्न को देखिए, वो प्रक्रिया जिसमें पौधे पत्तियों के माध्यम से जल बाहर कर देते हैं, मतलब वो प्रक्रिया जिसमें जो पौधा है ना पत्तियों के माध्यम से जो अतिरिक्त जल आ गया है, ठीक है, अतिरिक्त जल आ गया उसको बाहर निकाल देता है, तो इसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। जो एक्स्ट्रा जल पौधों में आ जाता है उसको पत्ती जो है ना अपने वातरंध्रों के द्वारा मतलब स्टोमेटा के द्वारा क्या करता है, एक्स्ट्रा जल को पौधों से बाहर कर देता है। उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न है, न्यूटन का प्रथम गति नियम क्या है। जो न्यूटन है उसका प्रथम, इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन का प्रथम गति नियम क्या है, इसको जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन ने 3 गति का नियम दिया था, गति का पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम, ठीक है। तो पहला नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या नंबर है, 15 नंबर है। अब छोटा छोटा क्वेश्चन है जिसको हम लोग तेजी से चलेंगे। ध्वनि की गति वायु में कितनी होती है, ध्वनि की गति वायु में बताए थे 330 मीटर पर सेकंड, 330 मीटर पर सेकंड जो ध्वनि है, ठीक है, ध्वनि की गति वायु में। अच्छा एक बात आपको, एक सवाल है, एक सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, एक क्वेश्चन है आपका, जवाब दीजिएगा। ध्वनि को चलने के लिए क्या कोई माध्यम जरूरी है, एक क्वेश्चन होगा। अच्छा दूसरा क्वेश्चन है, क्या ध्वनि निर्वात में गति कर सकती है, गतिशील रहती है या नहीं। निर्वात में, निर्वात का मतलब होता है कि ऐसा माध्यम जहाँ हवा पानी कुछ भी नहीं हो, हवा हो ही ना, उसको बोलते हैं निर्वात। तो क्या ध्वनि निर्वात में चल सकती है, आप लोग अपना कमेंट करके आंसर बताइए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या है साथियों, ठीक है, बोर नहीं होइएगा आप लोग। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है। जो पृथ्वी है हमारा उस पर ऋतु परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन का मेन कारण क्या है। तो ऋतु परिवर्तन का मेन कारण है कि पृथ्वी जो है ना अपनी दूरी पर क्या है, झुका हुआ है, ठीक है, 22.5 या 23.5 डिग्री झुका हुआ है, जिसके कारण से क्या होता है कि ऋतु मौसम में मतलब परिवर्तन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बल का एसआई मात्रक, सब जानते हैं हम लोग, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है भाई, न्यूटन होता है। जूल जो होता है किसका होता है भाई, ऊर्जा का होता है। वाट किसका होता है, शक्ति का होता है, आपको बता ही दिए हम। चलिए आगे अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 18 नंबर, किस अम्ल को किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं, अम्लराज कहते हैं। किस अम्ल को अम्लराज कहा जाता है, तो जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, जो तेजाब है हमारा ना H2SO4, इसको क्या बोलते हैं, अम्लराज कहा जाता है, ठीक है। किस अम्ल को अम्लराज कहते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहते हैं हम लोग, अम्लराज। तो अगला प्रश्न है हमारा 18, तो देख लिए सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या है, था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हमारे पेट में निकलता है, बता दिया आपको। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, भी आपको पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। जो अगला प्रश्न है हमारा 19 नंबर, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। देखिए आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, ये पूछा है। तो आरबीसी का निर्माण, ठीक है, अस्थि मज्जा में होता है, बोन मेरो में। किसमें होता है, बोन मेरो में। लेकिन अगर आपको पूछ देता कि भ्रूण अवस्था में, भ्रूण अवस्था का मतलब समझ रहे हैं, भ्रूण अवस्था का मतलब होता है कि बच्चा माँ के गर्भ में ही है, पेट में ही है, उस समय उस बच्चा में जो आरबीसी का निर्माण होता है वो यकृत में होता है, याद रखिएगा। अगर आपको पूछते भ्रूण अवस्था में, भ्रूण अवस्था में, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है भाई, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है भ्रूण अवस्था में, तो कहाँ होता है,
तो भ्रूण अवस्था में अगर आरबीसी का निर्माण बोलेगा तब यकृत में होगा। कहाँ होगा? यकृत में। अच्छा, अभी यहाँ भ्रूण अवस्था नहीं था, तो भ्रूण अवस्था जब नहीं रहेगा तो अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में होता है। ठीक है। गुर्दा किडनी के बारे में आप जानते हैं, जहाँ पे रक्त का शुद्धिकरण होता है। अच्छा, हृदय के बारे में आप जानते हैं कि जहाँ क्या होता है, शुद्ध और अशुद्ध रक्त दोनों रक्त रहता है, जहाँ पे धमनी और शिराएँ होती है। ठीक है, जहाँ से शुद्ध और अशुद्ध रक्त को धमनी और शिराएँ शरीर के विभिन्न अंगों में लेके जाती है, और अशुद्ध रक्त को मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त को वापस लाती है फिर हमारा हृदय में। चलिए, दोहरा परिसंचरण होता है हृदय में। हृदय में 4 कोष्ठक होता है। चलिए आगे 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं, थोड़ा तेजी से चलेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो। क्या है, धातुओं की कौन सी विशेषता होती है? तो हम सब जानते हैं ना, धातुएं विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है, धातुएं कठोर होती है, धातुएं चमकदार होती है। ठीक है, तो ऊष्मा का कुचालक नहीं होता, सुचालक, गुड कंडक्टर होता है ये। ठीक है, तो विद्युत धारा का क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है, सुचालक होता है वो। ठीक है, धातुएं कठोर भी तो होती है, ये बोला नहीं होती है। भंगुर होती है, नहीं। लोहा को तोड़ सकते हैं क्या आप लोग? नहीं तोड़ सकते हैं। चलिए आगे अगला सवाल को देखते हैं, दूध से दही बनने में कौन सी क्रिया होती है? जो दूध से दही बनता है, तो दूध से दही बनना, ये जो है ना, दूध से दही बनेगा, दही से फिर दूध बन पाएगा क्या? नहीं, ये तो रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, और दूध से जो दही बनता है किसके कारण बनता है? लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के कारण बनता है। किसके कारण बनता है? जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु है ना, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के कारण दूध से दही बनता है। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के कारण दूध से दही बनता है। अगर आपको बोल दे कि दूध से दही बनने का कारण कौन सा जीवाणु है, तो लैक्टोबैसिलस। ठीक है साथियों, चलिए आगे अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 22 नंबर प्रश्न, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है? सबसे छोटी अस्थि जो होती है ना, कान में होती है, स्टेप्स। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सा है भाई? मानव शरीर का सबसे छोटा अस्थि, अस्थि मतलब हड्डी, तो स्टेप्स, जो कान का हड्डी होता है ना, वो सबसे छोटा होता है। और फीमर जो है ये सबसे बड़ी हड्डी है, सबसे बड़ी हड्डी है, जांग में होती है। कहाँ होती है? जांघों में होती है। ठीक है, सबसे बड़ी हड्डी, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी अगर आपको बोले तो बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर है। ठीक है, ये कहाँ पर है? जांग की हड्डी होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 23 नंबर प्रश्न को। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो तेजी से बढ़ेंगे हम लोग। एक तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है? 17 है, मतलब परमाणु संख्या कितना है भाई? 17 है, तो वो तत्व क्या होगा? क्लोरीन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या होता है? तो देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है ना, तो क्या बदलता है? तो क्या बदलता है? तो हमारा जो तरंग दैर्ध्य है वो बदल जाता है। तरंग दैर्ध्य क्या होता है? बदल जाता है। आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। एक सवाल ये पूछता है आपको कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या नहीं बदलता है? तो ये जो है ना, नहीं बदलता है। आवृत्ति जो है कभी भी नहीं बदलता है। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है ना, तो आवृत्ति कभी भी नहीं बदलता है, ये बात को याद रखिएगा। ठीक है, आवृत्ति कभी भी नहीं बदलता है। ठीक है साथियों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। जो अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? ठीक है, लाल ग्रह का मतलब होता है उसमें आयरन पाया जाता है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन ऑक्साइड, जिसके कारण से उसका रंग क्या होता है? लाल होता है। तो मंगल ग्रह, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। ठीक है, शुक्र के बारे में जानते हैं, या भोर का तारा, सांझ का तारा, सबसे सौंदर्य ग्रह कहते हैं शुक्र को हमारा। बृहस्पति के बारे में जानते हैं, सबसे बड़ा ग्रह होता है। शनि के बारे में जानते हैं आप लोग, चूड़ीदार छल्ले वाला ग्रह होता है शनि हमारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला 26 नंबर है, जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड किस अम्ल का निर्माण करती है? जो पानी में घुला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करता है। मतलब पानी में कार्बन डाइऑक्साइड को मिला दिए, जैसे बर्फ़ हम लोग खाते हैं, जो दुकान बर्फ़ बेचने आता है उसको खाते हैं ना हम लोग, उसको पानी में डाल दीजिएगा ना, तो क्या बन जाएगा? कार्बोनिक अम्ल बन जाएगा। जो बर्फ़ हम लोग खाते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। ठीक है, शुष्क बर्फ़ को कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। चलिए आगे अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 27 नंबर, विद्युत प्रतिरोध का ऐसा यूनिट क्या है? तो प्रतिरोध के बारे में आप जानते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसका कैसा यूनिट क्या है? ओम है। ठीक है, जॉर्ज साइमन ओम ने प्रतिरोध का नियम दिया था। इसका ऐसा ही मात्रक जो है क्या होता है? ओम होता है। और एक चीज़ और होता है, अगर आपको पूछे प्रतिरोधक, प्रतिरोधक क्या पूछेगा? प्रतिरोधक, तो इसका मात्रक होता है ओम मीटर। क्या होता है भाई इसका मात्रक? ओम मीटर, ये भी याद रखिएगा। प्रतिरोधक का मात्रक पूछेगा तो ओम मीटर। यहाँ पे सिर्फ पूछा है प्रतिरोध, तब ओम। वाट तो शक्ति का मात्रक होता है, वोल्ट जो है विभवांतर का मात्रक होता है, कुलम जो होता है किसका मात्रक होता है भाई? आवेश का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? कुलम। आवेश का मात्रक होता है कुलम, ये भी याद रखिएगा। आवेश का मात्रक क्या होता है भाई? कुलम होता है। चलिए अगला 28 नंबर क्वेश्चन को, किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे टॉमसन ने की थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे टॉमसन ने खोज की थी। ये प्रोटॉन की खोज किया था इसने। किसका खोज? प्रोटॉन का खोज किया था। ठीक है, अच्छा डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था, भी याद रखिएगा। परमाणु सिद्धांत सबसे पहले कौन दिया था? तो जॉन डाल्टन ने दिया था। परमाणु सिद्धांत सबसे पहले कौन दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था। अच्छा, नील्स बोर का जो था ना, वो नील्स बोर का जो अभी नियम पढ़ते हैं हम लोग, मतलब कि क्या कह सकते हैं इसको, परमाणु जो मॉडल दिया था ये ना, इसी का परमाणु मॉडल अभी चल रहा है। नील्स बोर का ही परमाणु मॉडल चल रहा है, जो हम लोग अभी पढ़ते हैं ना कि ये इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाता है इस तरह से, ऐसे 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 नाभिक होता है, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है, ये नील्स बोर का ही नियम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन को देखते हैं, सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से प्राप्त होती है? तो जो सूर्य है ना, सूर्य की जो ऊर्जा होती है संलयन ऊर्जा में से प्राप्त होती है। अगर ये हमारा सूरज है ना, तो सूरज में जो है ना विभिन्न गैसों का मिश्रण है, ये भी बात याद रखिएगा। सूरज क्या है हमारा? विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है। सूरज के अंदर क्या क्या रहता है भाई? हीलियम गैस रहता है भरा हुआ, और हाइड्रोजन गैस रहता है। हीलियम और हाइड्रोजन गैस भरा हुआ रहता है, ठीक है। और धीरे धीरे ये हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है? हीलियम बन रहा है। मतलब धीरे धीरे ये हाइड्रोजन गैस जो है ना हीलियम बन जा रहा है। तो जिस दिन ये हाइड्रोजन गैस खत्म हो जाएगा ना, तो समझ लीजिए सूरज खत्म हो जाएगा। और सूरज खत्म हो गया, इसका मतलब ये होगा कि पृथ्वी ही क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, सूरज के अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ गैस है, गैसों का मिश्रण है सूरज, ठीक है। तो संलयन अभिक्रिया के द्वारा इसमें क्या होता है भाई? ऊर्जा प्राप्त होता है उसको। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, 30 नंबर, पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है? ऊपर ही बता दिए थे, ये क्वेश्चन डबल आ गया है। भोजन, भोजन मतलब फूड, फूड मतलब फ्लोएम, ठीक है, फ्लोएम, ठीक है, फ्लोएम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 31 नंबर, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? देखिए सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है ना, ये जो यकृत है सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। और इसको बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि। क्या बोलते हैं इसको? मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। मिश्रित ग्रंथि क्यों बोलते हैं भाई? क्योंकि ये जो है ना क्या करता है? हार्मोन को भी निकलता है और पाचक रस को भी निकलता है, ठीक है। मतलब इंसुलिन हार्मोन जो यहीं से निकलता है ना, अग्नाशय से ही क्या होता है? इंसुलिन हार्मोन निकलता है। और पाचक रस जो एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन, जो पाचक रस है जो हम जो खाते हैं उसको पचाने का काम करता है, मतलब अग्नाशय से ही निकलता है। तो इसलिए अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं, मिश्रित ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। और लार ग्रंथि क्या करता है? जो कुछ भी हमारे मुंह में लार आता है वो क्या करता है? भोजन को मुलायम बनाने का काम करता है। और थायराइड से निकलता है थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन निकलता है? थायराइड से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरोक्सिन हार्मोन। इससे निकलता है थायरोक्सिन हार्मोन। अगर थायरोक्सिन हार्मोन नहीं निकलेगा, थायरोक्सिन, अगर थायरोक्सिन हार्मोन नहीं निकलेगा ना, तो क्या होगा कि हमको घेगा नामक रोग हो जाएगा। मतलब गला में गल फूल जाएगा, हमारा जो गर्दन है ये है ना गला, वो क्या हो जाएगा? फूल जाएगा, जिसको ग्वाइटर कहते हैं या गलकंड कहते हैं, ठीक है। और ये अगर ये थायराइड जो है थायरोक्सिन हार्मोन नहीं निकालेगा, तो मतलब हमको ना आयोडीन का कमी हो जाएगा। किसका कमी हो जाएगा? आयोडीन का कमी हो जाएगा। और आयोडीन का कमी होने का मतलब क्या होता है? घेंगा नामक रोग होता है, आप लोगों को पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो 32 नंबर है, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? जो बल्ब का तंतु रहता है अंदर में भरा हुआ, जो बना हुआ रहता है, वो किसका बना हुआ होता है? तो वो टंगस्टन का बना हुआ होता है। तो टंगस्टन का क्यों बनाते हैं ना, ये इसका जो गलनांक होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। मतलब 3400 डिग्री सेल्सियस तक ताप को सहन कर सकता है, ये इतना क्षमता है इसमें। 3400 डिग्री सेल्सियस का तापमान तक सहन कर सकता है, ठीक है। मतलब अगर इसके अंदर धारा जाता है, विद्युत धारा, तो ये ना जल करके चारों तरफ रोशनी फैला देता है, ना कि जल करके टूट करके गिर जाता है। तो टंगस्टन को बल्ब का टंगस्टन बनाने में, फिलामेंट बनाने में टंगस्टन का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि इसका गलनांक जो होता है ना, क्या होता है? गलनांक काफ़ी उच्च होता है, ठीक है। गलनांक उच्च होता है, गलनांक उच्च होता है। कितना होता है भाई? तो गलनांक 3400 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 60 क्वेश्चन का सीरीज है साथियों, ठीक है। तो 33 प्रश्न है, अभी आधा प्रश्न और है। क्या प्रश्न है? जलवाष्प के द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जलवाष्प है हमारा, जो वाष्प जलवाष्प है, उसको द्रव में बदलने के लिए संघनन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? संघनन। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायु का विलायक कहते हैं नाइट्रोजन को, ये 78% पाया जाता है। याद है आपको? 78% पाया जाता है, ठीक है। और ये जो है 21% पाया जाता है। कितना परसेंट? 21%। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितना है? CO2 जो है कितना परसेंट है? तो 0.03% पाया जाता है, ठीक है। और हाइड्रोजन जो है वो जो है मतलब 0.00001% पाया जाता है, ठीक है। इसको हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी बोलते हैं, और हाइड्रोजन जो है सबसे हल्का गैस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। 35 थोड़ा तेज़ी से चलेंगे इसमें हम। 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 35 क्या है कि श्वेत रक्त कणिकाओं मतलब WBC का मुख्य काम क्या है? तो WBC आपको बताया ना, रोगों से हमारी रक्षा करता है, ठीक है। रोगों से क्या करता है? रक्षा करता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या होती है? जो ध्वनि है उसकी तीव्रता, मतलब ध्वनि को मापते हैं हर्ट्ज में, तो मापते ही हैं, लेकिन इसका जो मात्रक पूछा है हमको, तो वो क्या होता है? डेसिबल होता है। क्या होता है? डेसिबल होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? अगला नंबर जो 37 नंबर प्रश्न है हमारा, सूर्य का ग्रह किसको कहते हैं? देखिए सूर्य का ग्रह किसको कहा जाएगा? जो सूरज के सबसे नज़दीक वाला ग्रह होगा, तो बुध को क्या कहते हैं? सूरज का ग्रह कहा जाता है, ठीक है। चलिए बुध को क्या कहते हैं? सूरज का ग्रह। सबसे अधिक तापांतर वाला ग्रह यही है, ठीक है। ये जो बुध ग्रह जो है ना, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। ये भी याद रखेगा आप लोग। और ये पृथ्वी के सबसे सॉरी बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक। अच्छा उसके बाद क्या है? 37 के बाद 38 नंबर प्रश्न है, पेंसिल की नोक किससे बनी होती है? तो पेंसिल का जो नोक बना हुआ होता है ना, वो होता है किससे भाई? ग्रेफाइट से बना हुआ होता है। और हम लोग जानते हैं ना कि ग्रेफाइट क्या है? अधातु है। ग्रेफाइट क्या है? अधातु है। ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का एक रूप है, अधातु है। ग्रेफाइट क्या है? अधातु है। फिर भी अधातु है, फिर भी ये क्या है? अधातु होगा तो क्या होगा? विद्युत धारा का चालन नहीं करना चाहिए। फिर भी ये जो है,
फिर भी यह है ना विद्युत धारा का चालन करता है। सोचिए आप, अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है ये, याद रखिएगा, विद्युत धारा का सुचालक होता है ये, गुड कंडक्टर है। अधातु है लेकिन अपवाद में है, ये ऐसा अधातु है जो विद्युत धारा का क्या होता है भाई, सुचालक होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 41 नंबर प्रश्न क्या है हमारा, अच्छा नंबरिंग में गलती हो गया नहीं, 38 के बाद डायरेक्ट 41 आ गया है। चलिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम था लवाइजिए ने। मतलब कहने का मतलब ये था, ये जो एक तत्व है और ये जो है ये मिलके क्या बन गया भाई, 2H2O। क्या बन गया, 2H2O। कहने का मतलब ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये बताता है कि जब भी दो तत्वों के बीच अभिक्रिया होती है तो उन दोनों तत्वों का कुल द्रव्यमान और जो उत्पाद में तत्व बनता है उसका कुल द्रव्यमान हमेशा बराबर रहता है। ठीक है, मतलब ना ही द्रव्यमान को हम लोग बढ़ा सकते हैं ना ही द्रव्यमान को विनाश कर सकते हैं। इसको ही हम लोग द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है, लवाइजिए ने क्या दिया था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? जो मानव शरीर में जो दांत का इनामल होता है ना, इनामल, ये जो होता है कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है भाई? कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है, याद रखिए, कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है। कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है, जो काफ़ी कठोर होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा कठोर भाग जो है ना, कठोर अंग जो है ना हमारा, यह है दांत का इनामल, जो कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है। चलिए आगे 42 के बाद 43 नंबर प्रश्न को देखते हैं। हमारे शरीर का सामान्य तापमान, एवरेज जो टेम्परेचर है हमारे शरीर का 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना डिग्री होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा 44, पिट्यूटरी ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्यों कहते हैं मास्टर ग्रंथि? क्योंकि पिट्यूटरी ग्रंथि जो है, पीयूष ग्रंथि जो है ना, इसको पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। ये जो है ना हमारे शरीर के विभिन्न जो ग्रंथियां हैं उससे निकलने वाले हार्मोन का नियंत्रण करता है। ठीक है, कंट्रोल में रखता है उसको। अच्छा, उसके बाद क्या करता है कि ये जो है ना प्रजनन संबंधित मतलब समस्याओं को भी सुधारने का काम करता है ये पिट्यूटरी ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड, जिसको पीयूष ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, मतलब जो भी ग्रंथियां हैं सबको कंट्रोल करके रखता है, इसलिए उसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अगला 45 नंबर प्रश्न है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो देखिए सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, जंग का सूत्र क्या होता है भाई? तो जो जंग है ना, जंग, इसका सूत्र होता है, सूत्र याद रखिएगा जंग का सूत्र क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड होता है, Fe2O3। ठीक है, जंग लग जाएगा किसी वस्तु में ना, उसका रंग क्या होगा? हल्का लाल और भूरा हो जाता है। ठीक है, ये जो होता है ना, ये जंग का सूत्र होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा तो लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो जंग लगना जो है ना, किसका? ऑक्सीकरण का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का उदाहरण है। लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का उदाहरण है। और लोहे की वस्तुओं में जंग ना लगे उसके लिए क्या करते हैं? उसको हम लोग पेंट लगा देते हैं, ग्रीजिंग कर देते हैं, यसद लेपन कर देते हैं, ताकि लोहे की वस्तुएं जो है ना उस पर जंग ना लगे और जो वो वस्तु जो है कमज़ोर ना हो। ठीक है, तो जंग से बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ये भी सवाल आपको लिखित में पूछता है सब्जेक्टिव में 2-3 नंबर में, कि जंग से बचने का उपाय बताइए। तो जंग से बचने का उपाय क्या है? पहला उपाय क्या है कि भैया पेंट करके, दूसरा उपाय क्या है? ग्रीजिंग कर करके, तीसरा उपाय क्या है? यसद लेपन करके जंग से बचा सकते हैं लोहे को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 46, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? तो ओजोन का सूत्र आप लोग को पता होगा, जो ओजोन है हमारा, इसका सूत्र क्या होता है भाई? O3 होता है। ये ओजोन जो क्या करता है, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है, मतलब एक कंबल की तरह काम करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा सूर्य की हानिकारक UV मतलब अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। ठीक है, चलिए अगला 47 नंबर प्रश्न को देखते हैं। थोड़ा तेजी जा रहे हैं क्योंकि ये सब उतना चर्चा मतलब क्या होगा कि इस पर ज़्यादा डीपली हम लोग नहीं करेंगे, वीडियो भी काफ़ी हमारा क्या हो गया है, लंबा हो गया है। बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया? तो सिंपल सी बात है, आप जानते हैं बिजली का बल्ब को थॉमस अल्वा एडिसन। ग्राहम बेल ने टेलीविज़न का खोज किया था, याद रखिएगा, जो टीवी हम लोग देखते हैं। आइंस्टाइन ने वो फॉर्मूला जो दिया था। अच्छा, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया है। चलिए अगला, पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक तत्व कौन सा है? तत्व अगर बोले आपको, तत्व कहे या धातु कहे, तो सबसे अधिक क्या हो जाएगा हमारा? एल्युमिनियम हो जाएगा। ठीक है, सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो एल्युमिनियम जो है सबसे अधिक पाया जाता है पृथ्वी की सतह पर। अगर आपको बोल दे कि पृथ्वी की सतह पर कार्बन कितना पाया जाता है, तो 0.02%। अगर आपको बोले कि पृथ्वी की सतह पर कार्बन कितना है, तो 0.02% है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है? सिर्फ कार्बन कितना है, तो 0.02%। कार्बन एक अधातु है जो पृथ्वी की सतह पर कितना है, 0.02% पाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए और सोडियम के बारे में जानते हैं आप लोग ना, कि ये बहुत अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए इसको किस में रखते हैं? मिट्टी का तेल में रखते हैं, मिट्टी के तेल में डुबा करके रखते हैं, मिट्टी के तेल में रखते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत अधिक अभिक्रियाशील है। इसको बाहर रखेंगे हम लोग ना, तो क्या होगा कि
ऑक्सीजन के संपर्क में आने से इसमें आग लग जाएगा, ठीक है, ये जलना शुरू हो जाएगा। इसलिए इसको मिट्टी का तेल में डुबा करके रखते हैं ताकि इसमें आग ना लगे, ठीक है। चलिए आगे अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा 49 नंबर, हमारे रक्त का पीला द्रव भाग क्या है। पहला क्वेश्चन में ही इसके बारे में शायद हम बताए थे। जो प्लाज्मा है ना, ये पीला रंग का होता है। क्यों होता है? इसमें ना बिलीरुबिन नामक वर्णक पाया जाता है, बिलीरुबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, बिलीरुबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण से इसका रंग हल्का सा क्या होता है, पीला होता है। ये जो प्लाज्मा है ना, हमारे पूरे रक्त का 55% होता है, ठीक है। और ये जो है द्रव भाग होता है। कैसा होता है? ये द्रव भाग होता है। ये प्लाज्मा ही जो पोषक तत्वों का परिवहन करता है, ये प्लाज्मा ही है जो अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है। ये सब बात याद रहेगा। आरबीसी के बारे में आप जानते हैं कि भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण जो होता है कहाँ पर होता है? यकृत में होता है। अच्छा, उसके बाद आरबीसी का निर्माण अगर ऐसे ही पूछ देगा तो कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना दिन का होता है भाई? 120 दिन का होता है, ठीक है। अच्छा, आरबीसी का कब्रगाह किसको कहते हैं? जो कब्रगाह है आरबीसी का, वो किसको, मतलब कहाँ पर जाके ये मर जाता है? तो तिल्ली जिसको बोलते हैं ना, कब्रगाह, प्लीहा को क्या कहते हैं? आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है, ठीक है। ये भी बात याद रखिएगा। अच्छा, प्लेटलेट्स क्या करता है? हमको रक्त का थक्का बनाने का काम करता है। जो ब्लड है हमारा, उसका थक्का बनाने का काम करता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डब्ल्यूबीसी क्या करता है? हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाने का काम करता है वो। चलिए 50 नंबर प्रश्न को देखते हैं। पारा किस प्रकार का पदार्थ है? जो पारा है हमारा, वो किस प्रकार का पदार्थ है? मरकरी, ठीक है। पारा देखिए, ये है धातु। क्या है? धातु है, ठीक है, धातु है। तो ये धातु है तो होना चाहिए था ठोस, लेकिन अपवाद होता है। पारा एक ऐसा धातु है जो ठोस अवस्था में ना होकर के द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। ठोस अवस्था में ना होकर किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। पारा आपको बोल देगा कि एक ऐसा धातु का नाम बताइए कि जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो क्या आंसर होगा इसका हमारा? पारा। पारा क्या होता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है, ये एक धातु है, ठीक है। जबकि सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन पारा एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला 50 के बाद 51 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है? देखिए, प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है? तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये भी याद रखिएगा, मीटर पर सेकेंड, कहीं कहीं किलोमीटर पर आवर दे देगा, तो ध्यान रखिएगा मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक बात और याद रखिएगा, आप लोग बताइए हमको, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, बताइए सबसे अधिक जो प्रकाश का वेग होगा किस में होगा, किस माध्यम में होगा? सॉलिड में होगा, लिक्विड में होगा या गैस में होगा? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कि प्रकाश का वेग जो है ना, मतलब प्रकाश का स्पीड सबसे ज़्यादा किस में होगा? ठोस में होगा, द्रव में होगा या गैस में होगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल है, हरित लवक का रंग किस कारण होता है? जो हरित लवक है ना, किस कारण से होता है? जानते हैं ना, क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग क्या होता है? हरा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। रक्त जमाने में कौन सी कोशिका सहायक होती है? तो रक्त को जमाने में प्लेटलेट जो है क्या है? भूमिका निभाता है। अगर आपको पूछता है कि रक्त जमाने में कौन सा विटामिन है, तो विटामिन के है। अगर पूछता है कौन सा धातु है, तो कैल्शियम धातु है, ठीक है। तो कैल्शियम धातु, कैल्शियम जो है ना क्या करता है? रक्त को थक्का बनाने का काम करता है, ठीक है। चलिए आगे 54 नंबर प्रश्न है, वो प्रक्रिया जिसमें ठोस सीधा गैस बन जाता है। ये सवाल ये मतलब पहले भी इसका ऑप्शन था लेकिन हम नहीं बताए थे, अभी बता रहे हैं। सीधे मतलब देखिए क्या होता है कि ठोस है, इसको खुला छोड़ देंगे ना, सीधा क्या बन जाएगा? गैस। क्या बन जाएगा? गैस। और फिर ये गैस से सीधा क्या बन जाएगा भाई? ठोस बन जाएगा। तो इस तरह का प्रक्रिया, इसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, ठीक है। ऊर्ध्वपातन, जैसे कपूर है, कपूर को ना आप हाथ में पकड़ के रखिए, क्या होगा? सीधा गैस बन के उड़ जाएगा, ठीक है। और वो जो गैस बन के उड़ जाएगा कहीं पर, उसको मतलब रख दीजिए कोई पर्दा उर्दा में जाके चिपक जाएगा, फिर वो क्या बन जाएगा? हमारा ठोस बन जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये द्रव में ना बदले, सीधे गैस में बदल जाता है, मतलब ठोस से सीधा गैस, गैस से सीधा ठोस। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग ऊर्ध्वपातन, ठीक है। चलिए अगला 55 नंबर प्रश्न है, बस 3-4 प्रश्न और है साथियों, बने रहिए। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम दिया था ना, वो किसने दिया था भाई? न्यूटन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। इसको सेब गिरना था इसके माथा में, कितना सब पढ़ना पड़ रहा है हम लोग इसके बारे में। गैस बल्ब में कौन सी गैस है? विद्युत बल्ब है, ठीक है। यहाँ पे गैस नहीं होकर क्या होगा? विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? तो इसमें जो अक्रिय गैस होता है ना, नाइट्रोजन, हीलियम, उस तरह का गैस भरा हुआ रहता है। क्यों भरा हुआ रहता है? ताकि उसके अंदर जो तार है, टंगस्टन जो है ना, वो पिघले नहीं, उसका ऑक्सीकरण ना हो, इसलिए उसमें अक्रिय गैस भरा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 56 नंबर प्रश्न है, प्रकाश की गति निर्वात में कितनी? वैसे डबल आ गया ये क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? प्रकाश की गति जो है
ये हो जाएगा। एक सवाल आपसे पूछे थे हम कि प्रकाश का जो गति है सबसे अधिक किस में होगा, सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में, बताइएगा। सॉलिड, लिक्विड और गैस में से सबसे अधिक प्रकाश की चाल किस में होगी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं 57। अपवर्तन का अर्थ क्या होता है। अपवर्तन का अर्थ होता है कि जब प्रकाश जो है ना एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो मुड़ जाती है वो, ठीक है। मतलब एक माध्यम हवा है और एक माध्यम क्या है, ये हमारा पानी है। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है ना तो क्या होता है कि वो मुड़ जाता है, ठीक है। मतलब प्रकाश का झुकना, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अवशोषण, प्रकाश का परासरण। तो क्या होगा, प्रकाश का झुकना। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो झुक जाती है इस घटना को बोलते हैं अपवर्तन। तो तारों का टिमटिमाना जो हमको नजर आता है कि तारा टिमटिमाता है तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। अच्छा, कोई बर्तन में, कोई बाल्टी में अगर सिक्का रखा हुआ है तो सिक्का का वास्तविक स्थिति क्या से थोड़ा सा वो उठा हुआ प्रतीत होता है। अच्छा, तालाब में मछली जो है जो वास्तविक स्थिति से थोड़ा सा उठा हुआ लगता है कि उठा हुआ तैर रहा है वो, ठीक है तो ये सब क्या है, नदी में जाते हैं जहाँ साफ पानी है जिस नदी में, तो हमको लगता है क्या कि ये जो है ना नदी का बालू जो दिखता है तो हमको लगता है कि ये बहुत मतलब कम गहराई में है, लेकिन जब वहाँ जाते हैं तो गहराई क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। ये तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है, ठीक। तो अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। जो अगला प्रश्न है, सभी वस्तुओं पर पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल कितना। क्या बोला है कि सभी वस्तुओं पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है ना, पृथ्वी में जितना भी वस्तु है सभी वस्तुओं पर गुरुत्वाकर्षण बल किस पे कितना बल लगेगा, नहीं लगेगा। अच्छा आप ही बताइए, आपको अगर एक पेन उठाना हो और एक बेंच उठाना हो तो ज़्यादा किस में ताकत लगाइएगा आप, पेन उठाने में ना बेंच उठाने में। बेंच उठाना मतलब द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ठीक है। किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर, कौन कितना भारी है उस पर निर्भर करता है कि गुरुत्वाकर्षण बल कितना लगेगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं 59 नंबर प्रश्न। गुरुत्वीय स्थिरांक का मान कितना। गुरुत्वीय स्थिरांक जो है उसका मान अभी हम पढ़ा है ऊपर में 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसका ये आंसर होगा। और ये जो जी है इसका खोज किया था हेनरी केवेंडिश ने। चलिए अगला क्वेश्चन 60 नंबर आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है साथियों। क्या है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान। सतह पर जो मान होता है वो क्या होता है, कम होता है, ठीक है। सतह पर मान क्या होता है कम होता है।